हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल वॉल एंड डिफ्यूज़न। सेल वॉल और डिफ्यूज़न दोनों ही प्रोसेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था। ये होती क्या है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? जो सेल होती है, हम प्लांट्स और एनिमल दोनों की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका होती है, दोनों में ही हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। जो सेल होती है, सेल के बाहर एक लेयर होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। साथ ही साथ अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये क्या है? एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में बाहर एक लेयर होती है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, और हिंदी में से कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, है ना। पिछले वीडियो में इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है उसका महत्व क्या है कि ये कैसे होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ही ऐसे कण होंगे जिनको ये अंदर जाने देगी और अंदर से उन्हें बाहर आने देगी। ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है उसका ये महत्व था, थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हमारी सेल मेम्ब्रेन तो होती है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। बट इसके साथ ही साथ इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। इसे कहा जाता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, यानी कि अगर हम बात करें एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एकल परत होती है। एकल परत हमारी कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन अगर हम पादपों की बात करें, यानी कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनकी बात करें, तो उनमें दो परत होती है, यानी कि दोहरी परत से वो घिरे रहती है। तो एक तो हमारी अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो उसमें होगी, बाहर से एक और लेयर होगी जिसको हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहेंगे। बात समझ में आई? तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल जो है वो हमारी प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में ही पाई जाएगी। कुछ पॉइंट्स लिखते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है। सेल वॉल, और हिंदी में से कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि ये थोड़ी रिजिड होती है। रिजिड का मतलब है थोड़ी कठोर होती है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मुलायम होती है, पतली होती है, लेकिन ये थोड़ी रिजिड होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है वो दोहरी परत से घिरा रहता है। प्लांट सेल में बात करें तो ये इसमें पादप कोशिका में दोहरी परत होती है। आंतरिक वाले को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक वाली यानी कि ये वाली, अंदर वाली। ठीक है। इसको आंतरिक वाली को तो हम बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बाहरी वाली को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमारे प्लांट सेल को। ठीक है। दो प्रोटेक्शन होते हैं उसमें। एक अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन तो उसमें है ही, जो कि अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें उनको प्रोटेक्ट कर रही है। बट हमारे में क्या होता है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, एक ही आउटर लेयर होती है जो, और सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही लेयर है तो सब कुछ उसी को करना है। प्रोटेक्शन वगैरह, साइज वगैरह सब उसी पर डिपेंड करेगा सेल का। ठीक है। दूसरी चीज़ शेप प्रोवाइड करेगी, यानी कि आकार देगी कोशिका को। हमारे अंदर क्या था? जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन एक निश्चित आकार प्रदान कर रही थी कोशिका को। कोशिका का जो आकार है, जो आकृति है, वो सभी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पर निर्भर कर रही थी। बट प्लांट सेल में क्या था? क्योंकि अब देखो आकार इसी पर निर्भर क्यों कर रहा था? क्योंकि सिर्फ एक ही लेयर थी तो सब कुछ उसी पर डिपेंड था। बट यहाँ पर प्लांट सेल में दो लेयर्स होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक होती है सेल वॉल। तो यहाँ पर जो आकार है वो कौन देता है?
सेल वॉल देती है, यानी कि कोशिका भित्ति देती है। बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है वो निर्जीव परत होती है। कैसी? निर्जीव परत होती है। अब देखो कठोर है तो निर्जीव परत होगी। हम प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को कई सारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, ठीक है, क्योंकि वो तो कैसे होते हैं, स्थल मतलब वो चल फिर नहीं सकते, तो एक जगह पर रह कर ही उन्हें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं उनके बाहर प्लांट्स की जो कठोरता होती है, अगर हम स्टेम को पकड़ कर देखें तो वो थोड़ी कठोर होती है हमारी स्किन के मुकाबले। हम अपनी स्किन को अगर प्लांट की स्टेम की बाहरी कवरिंग से अगर उसको कंपेयर करें तो हमारी स्किन से ज़्यादा रिजिड क्या होती है, वो स्टेम की स्टेम होती है। तो स्टेम क्या है, स्टेम के बाहर क्या है, वो सेल भित्ति तो है उसकी, है ना, कोशिका भित्ति तो है। कोशिका भित्ति के कारण ही तो प्लांट्स जो हैं वो थोड़े कठोर होते हैं। तो जो अब यहाँ पर बात आती है कि जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है वो बनी किससे होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, ठीक है। और सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज क्या है, कई सारे उत्पाद प्राप्त करने में इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यही मदद करता है। कई सारे उत्पाद हमें किससे मिलते हैं, सेल्यूलोज से मिलते हैं, जैसे कि पेपर, कागज़ हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो रेशम का कीट होता है वो भी ऊपरी परत पर ही होता है, सबसे बाहरी परत पर ही होता है किसी भी प्लांट की, वो उसी पर बनता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज की ही बनी रहती है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल्यूलोज से ये बनी होती है, और जबकि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो हमारी किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की। ये प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और जबकि अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये हमारी सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। बात समझ में आई। तो ये अंतर होता है किसमें, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। कोशिका झिल्ली, हमारे अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, एनिमल्स की बात करें प्लांट्स में, बट यहाँ पर प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा दोनों ही होती है सेल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये कैसी होती है, पारगम्य होती है, पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं परमिएबल। देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने वहां पर कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या था कि वो कुछ ही कणों को या फिर कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको वो बाहर जो वातावरण होगा उससे सेल के अंदर जाने देगी, यानी कुछ ही कणों की गति जो है वो सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर हो सकती है, ठीक है। तो उसको हमने बोला था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो कुछ सिलेक्टिवली चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देती है। बट यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल क्या करती है, जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, वो परमिएबल होती है, पारगम्य है, वो किसी भी कण को अंदर जाने देगी और अंदर से बाहर आने देगी, ठीक है। बट यहाँ पर देखो जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए सेल वॉल बाहर है, ताकि सेल वॉल से तो कोई अंदर आ सकता है, बट यहाँ पर अंदर एक और लेयर है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन कहा। तो सेल मेम्ब्रेन तो हमारे सेमी परमिएबल होती है, तो वहाँ अगर एक बार अंदर आ भी जाता है कोई भी कण तो वो यहाँ से वापस चला जा सकता है, वापस जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है ना, दोनों ही उसमें लेयर हैं। तो बाहर सेल वॉल के थ्रू तो कोई भी कण आ सकता है, बट वो सेल मेम्ब्रेन क्योंकि अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, तो उसके थ्रू वो बाहर चला भी जाएगा, ठीक है। तो ये है सेल वॉल के बारे में। इस टॉपिक को नोट करो। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को आज पढ़ना है विसरण के बारे में। विसरण यानी कि डिफ्यूजन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो टैंक हैं, ठीक है, क्या है मेरे पास, दो बर्तन हैं या फिर टैंक हैं, और दोनों ही किससे भरे हैं, पानी से भरे हैं। पानी का एक लेवल है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको मैं टैंक 1 बोल रही हूँ, टैंक 1 बोला मैंने, और इसको मैंने बोला टैंक 2, ठीक है। इन दोनों को ही मैं कनेक्ट कर दूंगी एक पाइप से,
एक पाइप से मैंने इन दोनों को ही क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया है नल, यहाँ पर मैंने एक नल लगा दिया है, ठीक है। इसमें वाटर लेवल जो है वो यहाँ तक है, इतना है, और इसमें वाटर लेवल इतना है। टॉपिक क्या है हमारा, विसरण, विसरण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इस नल को खोल दूं, ठीक है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? पानी टैंक 1 से टैंक 2 में जाएगा या फिर टैंक 2 से टैंक 1 में जाएगा? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो होगा क्या, आप इजीली बता सकते हो कि जो पानी है वो टैंक 1 से कहां जाएगा, टैंक 2 में जाएगा। क्यों जाएगा? कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ये नेचर, उनका ये नेचर होता है, उनकी ये प्रकृति होती है कि वो उच्च सांद्रता यानी कि अपनी उच्च मात्रा से उधर जाते हैं जहां उनकी मात्रा कम होती है, यानी कि वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो क्या होगा, 1 से टैंक 2 में जो पानी है उसका फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि इक्वल ना हो जाए, दोनों जगह इक्वल स्टेट ना आ जाए, दोनों जगह पर पानी का जो लेवल है वो बराबर बराबर ना हो जाए, तब तक इन दोनों में जो प्रवाह है पानी का वो होता रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं विसरण। जब यही प्रोसेस गैसीय अणुओं में होती है, यानी कि यहाँ पर जैसे मैं पानी की बात कर रही हूँ, जब ये प्रोसेस गैस के अणुओं में होती है सेल में, तो इसी को कहते हैं विसरण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है, मेरे पास एक पानी का गिलास है, और इस पानी के गिलास में अगर मैं कुछ बूंद इंक की डाल दूं, अगर मैं इसमें इंक डाल दूं, इंक की कुछ बूंद डाल दूं, और उसको मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूं, इंक की बूंद डाल करके अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो वो अपने आप पर इंक जो है वो इसमें अपने आप ही घुल जाएगी, और वाटर का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक इंक होगी तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लू होगी तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप ही वो जो है पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो इंक अगर यहाँ पर, जब इंक पानी में यहाँ पर गिरी, तो उस एरिया में उसका जो कंसंट्रेशन था, उसकी जो कंसंट्रेशन था वो वहाँ पर ज़्यादा था बाकी एरिया के मुकाबले। जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम था तो वहाँ से वो इंक जो है उस पूरे ही एरिया में चली गई जहाँ उसका कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ उसकी मात्रा जो है वो कम थी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण। बट यहाँ पर क्या होता है, गैसीय अणुओं की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं विसरण की, और उस डेफिनेशन से समझते हैं कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है विसरण के बारे में। विसरण यानी कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर या कोशिका में गैसीय अणुओं CO2 O2 का प्रवाहित होना का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना विसरण कहलाता है। ओके, बात समझ में आई। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है विसरण के बारे में, कि विसरण में क्या होता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यहां पर मान लीजिए जो सेल है और ये बाहर उसका एनवायरनमेंट है। देखो जो सेल होती है वो खुद में कंप्लीट यूनिट होती है,
स्वतः में वो क्या होगी, पूर्ण होती है, यानी कि अपने आप में वो कंप्लीट होती है। जो एक सेल है वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, यानी कि उसमें पाचन, श्वसन, अंतर्ग्रहण, ये सारे ही प्रोसेसेस यानी कि सारी ही जो जैव प्रक्रम होते हैं वो सभी ये करेगी। ठीक है, तो एक सेल में जब ये श्वसन के द्वारा इसमें CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ज़रूरत होती है कि उस CO2 को बाहर निकाला जाए। ठीक है, वो CO2 सेल के बाहर जानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो सांद्रता यानी कि मात्रा, जो CO2 की मात्रा है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पर CO2 ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि सारी ही जो केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी उसके दौरान जो CO2 बनी। ठीक है, कि बाहर के इन्वायरमेंट के कंपेयर में अगर हम बात करें तो CO2 अंदर क्या है, सेल के अंदर ज़्यादा है, यानी कि बाहर CO2 की मात्रा क्या है, कम है, और अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या होगा, हमने अभी एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो अणु होते हैं यानी कि जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि अपनी उच्च मात्रा से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब अगर CO2 की मात्रा अंदर ज़्यादा है यानी कि इसकी सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा है, तो वो कहाँ आएगी, कम की ओर आएगी, और बाहर कोशिका के बाहर के वातावरण में CO2 क्या है, कम है, तो वो बाहर आएगी। ठीक है, तो कोशिका के बाहर क्या होता है, CO2 बाहर जाने लगती है, तो कोशिका के अंदर से CO2 जो है वो बाहर आने लगेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विसरण, यानी कि कोशिका के अंदर से जब गैसीय अणु कोशिका के अंदर, अगर मान लो O2 की मात्रा कम है और O2 की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगी, CO2 जो O2 है वो कोशिका के अंदर जाएगी, क्योंकि बाहर मात्रा इसकी ज़्यादा है और कोशिका के अंदर O2 की मात्रा जो है वो कम है, तो वो ज़्यादा से अंदर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बाहर है और कोशिका के अंदर उसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो जो O2 यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर आएंगे। ठीक है, तो प्रवाह जो है यानी कि जो परिवहन है अणुओं का, वो उच्च सांद्रता से या फिर उच्च मात्रा से कम मात्रा की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये सब प्रोसेस जो है वो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के ही द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू ही ये सारे ही प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कोशिका में गैसीय अणुओं CO2 या फिर O2 का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना ही विसरण कहलाता है। तो यही प्रोसेस तो हो रहे हैं। एक बार फिर से समझाती हूँ। जो कोशिका है, कोशिका में जब देखो कोशिका क्या करती है, सारी ही लाइफ प्रोसेसेस उसमें होंगे, क्योंकि कोशिका क्या है, अपने आप में कंप्लीट है ना। तो क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कंप्लीट है, यानी कि वो एक पूर्ण इकाई है। कोशिका क्या है, पूर्ण इकाई होती है, पूर्ण इकाई है ना, पूर्ण इकाई है। इसका अर्थ है कि उसके अंदर सभी ही जैविक क्रियाएं होंगी, यानी कि उसके अंदर पाचन, डाइजेशन, ठीक है, सारे ही पाचन, अंतर्ग्रहण, श्वसन, ये सभी प्रोसेसेस, सभी ही जो प्रक्रम है वो कोशिका के अंदर होते हैं। जब कोशिका के अंदर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे, कोशिका के अंदर जब CO2 की प्रोडक्शन होता है, तो जब CO2 कोशिका के अंदर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो ज़रूरत क्या होगी कि कोशिका से जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर वातावरण में चली जाए, क्योंकि बाहर वातावरण में CO2 की मात्रा कम होती है कोशिका के अंदर के मुकाबले। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो गैसीय अणु होते हैं वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि CO2 की मात्रा कोशिका के अंदर ज़्यादा है, यानी कि उसकी सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा है, और बाहरी वातावरण में, बाहरी वायुमंडल में जो CO2 है उसकी सांद्रता कम है, यानी कि उसकी मात्रा कम है। तो क्या होगा, CO2 जो होती है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण क्रिया करके बाहर चली जाती है, यानी कि वायुमंडल में चली जाती है। इसी तरीके से अगर O2, अगर हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में है, ठीक है, और बाहर वातावरण में O2 यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो क्या होगी, हमने भी देखा कि अब बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी परिवहन होगा, चाहे मैं विसरण की बात करूं या मैं परासरण की बात करूं, दोनों में ही जो अणु होंगे उनका जो परिवहन है यानी कि उनका जो गमन है वो उच्च सांद्रता से यानी कि अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर होता है। ठीक है, कब तक होगा, जब तक कि दोनों जगह पर इक्विवेलेंट स्टेट ना आ जाए, यानी कि दोनों जगह बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर से
अंदर आ जाएगी, कोशिका के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है क्या, विसरण। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो विसरण जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसका, गैसेस का। ठीक है, तो इसमें विसरण में क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसका, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मूवमेंट है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः परिवहन है। और विसरण में क्या होता है, गैसीय अणु का, यानी कि CO2 O2, ये गैसीय अणु का परिवहन होता है। और जब इसी तरीके से जब जल के अणुओं का गमन होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो इसको हम बोलते हैं परासरण, जो कि अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परासरण के बारे में। तो जब यही परिवहन जो है, जब ये जल के अणुओं के साथ होता है गैस की जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ठीक है, विसरण में क्या होता है, गैसीय अणुओं का आना जाना होता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के ही सहायता से यहाँ पर परिवहन जो है वो गैसीय अणुओं का होता है। ठीक है, तो अगर कोशिका के अंदर O2 की मात्रा, CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, CO2 की मात्रा जहाँ पर कम होगी। बात समझ में आई। और सबसे अच्छी प्रोसेस जो है ये गैसों में होती है। ठीक है, तो गैसीय अणुओं में ही विसरण जो है वो होता है, यानी कि डिफ्यूज़न होता है। ओके, तो ये डिफ्यूज़न के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में समझा था। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परासरण, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के कई टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।